अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक्सक्लूसिव में आपको कहेंगे खुशामदीद। मुल्क भर में इलेक्शन 2018 की गहमा गहमी जारी है और सियासी जमातें मैदान मारने के लिए अपनी भरपूर तैयारियों में मसरूफ है। ऐसे में हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा में जम होने वाले फाटा में आम इंतखाबात का मुतालबा भी जोर पकड़ता जा रहा है और इस्लामाबाद में धरना देने वाले मुत्तहदा कबाइल के वफ़द ने आज इलेक्शन कमीशन के हुक्काम के साथ मुलाकात भी की है कि उनकी जानिब से यही मुतालबा सामने आ रहा है कि कौमी असम्बली में तो नुमाइंदगी उनकी होगी लेकिन सूबाई असम्बली में नुमाइंदगी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने वक्त को ये यकीन दहानी कराई है कि सूबाई असम्बली के इंतखाबात कम से कम वक्त में कराने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, लेकिन पीटीआई और जमात इस्लामी इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर चुकी है कि आम इंतखाबात के साथ ही कबायली इलाकों यानी फाटा में भी सूबाई असम्बली की नशस्तों पर इंतखाबात कराए जाएँ। और जैसे कि शाइस्ता इकबाल ने आपको बताया कि किस तरीके से अब जो है वो फाटा के अवाम मुतालबा कर रहे हैं और फाटा में सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर इंतखाबात कराने का मुतालबा किया जा रहा है जो कानून और आइन के मुताबिक 1 साल बाद होने हैं। इस पर हम तफसीली बात करेंगे, साथ साथ हम इस इशू को भी डिस्कस करेंगे चूंकि अब 1 माह रह गया है जनरल इलेक्शन होने में। 25 जुलाई को ये इलेक्शन होने हैं, आज 24 जून है, तो अब पूरा 1 माह रह चुका है। आज से हम देख रहे हैं कि पीटीआई ने भी बाकायदा तौर पर अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। इमरान खान ने आज मियांवाली में जलसा-ए-आम से खिताब किया, खूब गर्जे बरसे अपने मुखालफिन पर। पेशावर में हम देख रहे हैं कि मुत्तहिदा मजलिस अमल जलसा कर रही है और नून लीग की जानिब से शाहिद खाकान अब्बासी ने आज जलसे किए हैं। तो इंतखाबी माहौल अब गर्म हो चुका है, एक दूसरे पर शदीद तनकीद की जा रही है। हर पार्टी ये ख्वाहिश रखती है कि आने वाले इलेक्शन में वो सिंपल मेजॉरिटी हासिल करे, लेकिन बहरहाल फैसला अवाम को ही करना है क्योंकि वोट का हक अवाम के पास है। अवाम किसको वोट डालेंगे, किस करेंगे, ये तो फिर हमें 25 जुलाई को ही पता चलेगा। तो इस पूरी सूरत हाल पर भी हम बात करेंगे कि मुख्तलिफ सूबे जो हैं उनमें अवाम क्या सोच रखते हैं, किस पार्टी का पलड़ा भारी है और कौन सी पार्टी सेकंड नंबर पर है या कौन सी पार्टी जो है वो हैरतों के तोहफे दे सकती है। बहरहाल इस वक्त ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील कामरान मुर्तजा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले कामरान मुर्तजा की जानिब चलेंगे और उन फाटा के हवाले से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा आप बताइएगा ना, अब कानूनी और आईनी पेचीदगियां आ गई हैं। कानूनी और आईनी तौर पर तो अभी 1 साल का वक्फा है सूबाई असेंबली के इलेक्शन होने में फाटा में, लेकिन अभी मुतालबा ये सामने आ रहा है कि 25 जुलाई को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें ही इंतखाबात करा दिए जाएं, तो क्या हो सकता है, कुछ आप बताएंगे? इसमें एक बड़ी कंट्राडिक्शन आ गई है। इसमें जो 31st अमेंडमेंट है उसमें तो उन्होंने टाइम इनलार्ज कर दिया, जो नेशनल असेंबली के उनके लोग हैं उनका टाइम इनलार्ज कर दिया और उनके इलेक्शंस के लिए सूबाई असम्बली की और कौमी असम्बली के इलेक्शन के लिए भी टाइम जो उन्होंने कहा कि 1 साल के बाद करवाएंगे। जो सिटिंग मेंबर्स हैं उनको कहा कि वो 1 साल मजीद जो है वो कंटिन्यू करेंगे और बाकी जो है मुल्क में इलेक्शन हो रहा है। एक तरफ तो ये 31st अमेंडमेंट में आ गया, सेक्शन 69 जो है इलेक्शंस एक्ट की, वो कहता है कि पूरे मुल्क में इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए। अब ये मुल्क है, तो अगर ये मुल्क है और मुल्क का हिस्सा है और सूबा और सूबे का हिस्सा है तो इसमें इलेक्शन इकट्ठा होना चाहिए। अब बात यह है कि 145 सीट्स सूबाई असम्बली की बनती हैं फाटा के समेत, 21 इसमें जो है ना फाटा की हैं। ये तकरीबन 15.5% जो है ना वो फाटा का हिस्सा बनता है। अगर 15.5% में अगर इलेक्शन नहीं होगा और इलेक्शन होगा 1 साल के बाद, तो उसको आप इस तरह से समझ लीजिए कि बाई इलेक्शन में आपको पता है कि जो पार्टी इलेक्शन जीत जाती है तो वही उसी के आ जाते हैं। तो इसका मतलब है वो फ्री विल नहीं रहेगी वहां के लोगों की, फाटा के लोगों की। और इसी तरह जो है वो 7 सीट बनती है फाटा की। बड़ा मसला हो जाएगा, जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि तकरीबन 15% आप बता रहे हैं ना कि सीटें बनती हैं, 21 सीटें सूबाई असेंबली की फाटा की। तो अगर बिलफर्ज ऑपोजिशन पार्टी जीत जाती है इन 21 सीटों में से 18 या 19 सीटें 1 साल बाद जीत जाती है, तो फिर 1 साल बाद तो हुकूमत किसी और की हो जाएगी। तो ये नामली है ना, इस एक तरफ तो ये, और फिर दूसरी जो है ना वो किसी के जो इस वक्त सिटिंग मेंबर्स हैं जो नेशनल असेंबली के, उसको इवन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उनका टेन्योर किस तरह से इनलार्ज कर सकते हैं। देखिए वो चोजन लोग थे फॉर सर्टन पीरियड, वो पीरियड खत्म हो गया। अब अगर वो कहेंगे जी अब आप 5 साल से 6 साल आपने कर दिया, फर्ज कर दीजिए कि ले आते हैं कि नहीं जी 10 साल कर देते हैं, तो ये दस्तूर की मंशा है ना कानून की मंशा है या इवन लोगों की मंशा भी नहीं है। ठीक,
ठीक है, कामरान साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी साहब भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। तारिक चौधरी साहब, क्या इतना आसान है जिस तरह से मुतालबा किया जा रहा है, और जो इंतखाबात होंगे, जो उसके रिजल्ट्स आएंगे, वो कितने असरअंदाज होंगे जो मौजूदा हुकूमत होगी? देखिए, ये एक आईनी मामला भी है और सियासी मामला भी है। जहाँ तक आईनी मामले का ताल्लुक है और उसके कानूनी पहलुओं का ताल्लुक है, तो कामरान मुर्तज़ा साहब जो हैं वो बहुत मुनासिब शख्सियत हैं इस पर बात करने के लिए। लेकिन जाहिर है ये जो फाटा की सीटों का मामला था और फाटा के मर्जर का मामला था, ये मामला जो है एक इलेक्टेड हाउस ने तय किया और इसके लिए आईनी तरमीम हुई, अगरचे बिल्कुल आखिरी दिनों में हुई, लेकिन उससे पहले जाहिर है बहुत लंबी तवील मुशावरत हुई थी और सरताज अजीज साहब की सरबराही में कायम कमेटी जो थी उसने रिकमेंडेशन की थी। और ये भी एक हकीकत है कि फाटा के अवाम की जो गालिब अक्सरियत थी उसकी राय जानने के जो तरीके थे वो भी अपनाए गए, और उन सब तरीकों में उन सब जगहों से यही फील आई, यही राय आई कि फाटा के अवाम जो हैं वो अपना मर्जर जो है वो सूबे में चाहते हैं, केपी में चाहते हैं, और चाहते हैं कि उनकी सूबाई असम्बली भी हो, उनकी नुमाइंदगी भी हो, और लेकिन कौमी असम्बली की और सेनेट की सीटें तो पहले से मौजूद थी। तो चूंकि ये मामला आखिरी दिनों में आया, लिहाजा जब ये तरमीम हुई, आईनी तरमीम हुई कौमी असम्बली से और सेनेट से, तो उसमें यह तय किया गया था कि एक तो बलदियाती इंतखाबात जो है वो 2000 जो आम इंतखाबात हैं उसके कुछ महीनों बाद यानी शायद अक्टूबर में होंगे। इसके अलावा चूंकि बहुत सी ऐसी चीजें थी, बहुत सी हल्का बंदियां होनी थी, जो एजेंसियां हैं, जब ये तमाम डिस्कशन हो रही थी कि आखिरी वक्तों में जरूर कानून साजी हुई, लेकिन मामला तो पिछले 1-1.5 साल से चल रहे थे, तो यकीनी बात है तमाम एमएनएस जो हैं वो इस पर गुफ्तगू तो करते होंगे, तो उनके जहन में खदोखाल नहीं थे कि ये बड़ा मसला पैदा हो जाएगा, आम इंतखाबात आप पहले कराएंगे, फाटा के इंतखाबात आप फिर बाद में कराएंगे, तो अगर कोई अपोजिशन पार्टी अगर जीत गई फाटा के इंतखाबात, यानी कि फाटा की जो 21 सीटें अगर 17-18 अपोजिशन पार्टी की तरफ चली जाती हैं, तो फिर तो वजीर आला के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। ये दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जाहिर है ये एक वन टाइम अरेंजमेंट है। चूंकि आपको ये भी याद होगा कि जब भी किसी सूबे के हदूद में या सूबे के जोग्राफिये में या सूबे की हैसियत में तब्दीली होती है, तो उसके लिए कौमी असम्बली और सेनेट में तरमीम पास करने के बाद वो जो करारदाद है वो सूबे की असम्बली के पास भी जाती है। तो ये करारदाद जो है सदारती सिग्नेचर से पहले ये केपी के में भी गई थी, और केपी के की जो असम्बली है उसने भी इस चीज को एंडोर्स किया था। तो ये तरमीम करते वक्त आईनी तकाजे पूरे किए गए हैं। जाहिर है जो फाटा के साथ एजेंसियां हैं उनको जिले, तहसील और टाउन्स की हैसियत देने के लिए एक वक्त दरकार होता है। अब तो ही सूरत सामने थी, या तो ये मामला एक मरतबा फिर डिले कर दिया जाता और आने वाली किसी असम्बली के सुपुर्द कर दिया जाता, लेकिन चूंकि दबाव था, एक सियासी माहौल था और ये एक गालिब अक्सरियत थी लोगों की जिसकी राय थी कि ये फाटा का मामला जो है इसको निपटाया जाए और उस पर आईनी तरमीम की जाए, तो तरमीम भी कर दी गई। लेकिन ये इत्तफाक राय से यह तय हुआ कि ये जो सूबाई असम्बली की सीटें हैं 21 होंगी, उन पर इलेक्शन जो है एक साल बाद होंगे तकरीबन। अब ये एक बात है, ये तो इत्तेफाक राय से तय हो गया कि 1 साल के बाद इस पर इलेक्शन करवाए जाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि कामरान साहब हमारे साथ मौजूद है और आईनी माहिर हैं, कानूनी तौर पर वो हमें बता सकेंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप बताइएगा, क्योंकि ये इतना आसान तो नहीं है, एक प्रोसीजर है, उसको तमाम को मुकम्मल करना भी ज़रूरी है, तो किस तरह से पहले कराए जा सकते हैं, क्योंकि जब तक हल्का बंदियाँ नहीं होंगी और दीगर प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, इंतखाबात कराए नहीं जा सकते। देखिए, ये बातें तो पहले सोचने की थी कि जब मर्जर हो रहा था, तो जब मर्जर हो रहा था उस वक्त ये बातें सोचते और उस वक्त इलेक्शन कमीशन को कह देते कि हंगामी बातों पे, हंगामी बुनियादों पे इस मामले को करें। हम जो है वो एक लीगल पोजीशन लेके आए हैं कि एक तरफ जो है वो आप इवन बाय वन टाइम जो है आप इनकी जो ना वो मुद्दत को बढ़ा रहे हैं, नेशनल असेंबली के मेंबर्स की मुद्दत को बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो ना जो उसके बाद जो इलेक्ट होंगे उनकी मुद्दत को कम कर रहे हैं। तो एक तरफ सूबे में जो ना वो जो तकरीबन 85% जो इलेक्टेड मेंबर होंगे वहाँ के सूबाई असम्बली के, उनकी मुद्दत 5 साल होगी, फाटा के मेंबर की 4 साल होगी। इसी तरह जो आज सिटिंग मेंबर है उसकी मुद्दत 6 साल आपने कर दी और बाकी रिमेनिंग की जो ना 5 साल कर दी। तो ना किसी की मुद्दत बढ़ाई जा सकती थी, ना किसी की मुद्दत कम की जा सकती थी, मगर उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि जब आपने उनको सूबे का हिस्सा बना दिया तो फिर आप उनको डिफ्रेंचाइज नहीं कर सकते, उनको वोट का हक एक दिन के लिए भी उनसे मारूम नहीं कर सकते। ठीक है, लूप होल्स तो आप बता रहे हैं, मसाइल क्या हैं वो भी बता रहे हैं, लेकिन फिर लगता क्या है ये आखिरी वक्तों में क्यों किया गया? पॉलिटिकल विल थी इसलिए किया गया या फकत पॉलिटिकल फेवर के लिए किया गया?
देखिए इसमें शायद प्रेशर भी था, शायद प्रेशर की वजह से भी इस मामले को किया गया। पॉलिटिकल विल होती तो इनके पास 5 साल बहुत बड़ा अरसा था, इलेक्शन कमीशन को ये टास्क देते और 6 महीने साल पहले करते, और उसके साथ चूंकि पूरे मुल्क में सेंसस भी हुई है, डिलिमिटेशन भी हुई है, उसके साथ सारा कुछ हो जाना था। तो पॉलिटिकल विल अगर कहें तो पॉलिटिकल विल नहीं थी, ये कोई ऐसा प्रेशर था जिसकी बुनियाद पे जो है ना इसको जल्दबाजी में किया गया, या इसका कोई वो नंबर गेम थी, कोई अपना नंबर बनाने वाली बात थी कि कोई बाद में जाके इलेक्शन में कहेंगे कि देखिए जी ये काम हमने कर दिया। मगर वो जो काम किया है वो अधूरा किया है, लूला लंगड़ा किया है, उससे न दस्तूर की मंशा पूरी हो रही है, न लोगों की मंशा पूरी हो रही है। लोग धरने पे बैठे हुए हैं, दस्तूर जो है ना वो आपका जो है ना वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इवन सेक्शन 69 जो है ना इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। आपने बड़ी अहम बात की है कामरान साहब कि पॉलिटिकल विल जो है वो नहीं थी और फकत पॉलिटिकल जो है वो अपना फेवर देखा गया और आखिरी वक्तों में किया गया। हालांकि 5 साल मौजूद थे, 5 साल के दौरान भी ये काम किया जा सकता था। बहरहाल आप हमारे साथ मौजूद रहिए। इस वक्त ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद हमारे साथ मौजूद हैं और लाहौर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हाशमी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कराची का रुख कर लेते हैं और चूंकि इंतखाबी माहौल अब बन चुका है और जैसे कि हमने अपने इंट्रो भी बताया था कि फकत अब 1 माह रह गया है आम इंतखाबात होने में। तो रफत, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आवाज अगर आपको मेरी आ रही है तो जरा ये बताइएगा, इस बार जो 2018 के इलेक्शन कराची में होने जा रहे हैं वो बड़े कहना चाहिए कि उसका कुछ हम बता नहीं सकते कि क्या रिजल्ट आएगा। माजी के जितने भी इलेक्शन होते थे आंख बंद करके कह दिया जाता था कि MQM ही फाते होगी कराची और हैदराबाद में। अब की बार क्या इंतखाबी माहौल बन रहा है? PSP दावा कर रही है वजीर आला वो लाएगी, भादराबाद कहता है कि हमारा वजीर आला होगा, पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमेशा की तरह हमारा वजीर आला होगा। तो क्या होने जा रहा है? लेकिन वजीर आला तो किसी का भी नहीं होगा। बात जो सूरत हाल है जो बेयकीनी कैफियत अब भी बरकरार है, और अगर कोई ये दावा करता है मौजूदा सूरत हाल में कि वजीर आला को उम्मीदवार ले आएगा तो फिलहाल वक्त होगी। सूरत हाल बहुत मुबहम है कराची की, खास तौर से जो इसमें इंतखाबात के हवाले से, जैसे माजी में एक MQM के पास एक वोट बैंक था, एक वोट की पावर थी जिससे कहा जाता था कि वो MQM करती है, लेकिन अब इस मरतबा ऐसा नहीं है। और उसमें अगर ये कहना बेजा ना होगा कि जो कराची में जो की तकसीम हुई है और जो ग्रुपों की तकसीम हुई है उसके बाद सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो रही है। वोटर बेयकीनी का शिकार है कि वो अपना वोट किस हक में इस्तेमाल करे। इमरान खान की भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी नजर नहीं आती कराची के हवाले से। ऐसा लगता है कि सारा सीट एडजस्टमेंट जो है वो इंतखाबात के बाद होगा, सीटें हासिल करने के बाद जो है जोड़ तोड़ का आगाज होगा और कोई भी इस पोजीशन नहीं होगा तो हुकूमत बना सके एक दूसरे की मदद के बगैर। ठीक है, रिफत सईद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ पेशावर हमारे साथ फरजाना भी मौजूद है, इसके अलावा लाहौर से अनवर हाशमी भी। फरजाना, आपकी तरफ बढ़ूंगी। जिस तरह से सूरत हाल नज़र आ रही है, ख़ासतौर पर जो फाटा के जो मुजाहिरीन हैं जो मुतालबा कर रहे हैं कि उन इलेक्शन जो है सूबाई असम्बली के इंतखाबात भी खैबर पख्तूनख्वा के साथ होने चाहिए, क्या सूरत हाल वहाँ पर आपको नज़र आ रही है? देखिए, डिमांड तो उनकी है और जहां तक अगर हकीकत की बात की जाए तो वो डिमांड जेन्युइन भी है। लेकिन जैसा कि आपने हल्काबंदियों के हवाले से बात की कि पॉलिटिकल विल का होना बहुत जरूरी था, लेकिन उसके साथ साथ जो एक सियासी कोशिशें होती हैं उसका हमेशा मुख्तलिफ जगहों पर जैसे फुकदान नजर आता है। तो फाटा के मामले में भी चीजों को इतना लटका दिया गया और बिल्कुल आखिर में आके सारे फैसले किए गए, तो उसमें अब ये चीज जरा मुमकिन नजर नहीं आती या शायद मुश्किल हो जाए बहुत ज्यादा। इसीलिए कहा जा रहा है कि आम इंतखाबात के बाद ये होगा, लेकिन बहरहाल उनकी ख्वाहिश अपनी जगह। ओवरऑल अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो जैसा कि रिफत ने कहा, सेम यही पोजीशन खैबर पख्तूनख्वा में भी है और एक बेयकीनी की कैफियत है कि कोई एक पार्टी भी इस पोजीशन में अब नजर नहीं आती कि वो ये बेयकीनी की कैफियत KPK में क्यों है? क्योंकि 2002 में हम देखते हैं कि मुत्तहिदा मजलिस अमल पर एतबार किया जाता है, उनको इख्तियार दे दिया जाता है। फिर एक बार तब्दीली हम देखते हैं 2008 में ANP को इख्तियार दे देती है KPK की अवाम। 2013 में फिर हम तब्दीली देखते हैं कि तब्दीली का नाम लेवा PTI उनको इख्तियार दे दिया जाता है। तो अब क्या होगा? फिर तब्दीली देखने को मिलेगी या फिर वही होगा जिस तरीके से कहा जा रहा है कि शायद इत्तेहाद बनेगा, 2-3 पार्टीज मिलकर शायद हुकूमत बनाए? जी बिल्कुल, मैं यही अर्ज कर रही थी कि अब जो सिचुएशन है वो ना तो 2002 वाली है, ना 2008 वाली और ना ही 2013 वाली।
क्योंकि सारी पार्टियों को जो अवाम है खैबर पख्तूनख्वा की वो आजमा चुकी है। तो हम जब अब गली मोहल्ले में मुख्तलिफ हलकों में जाकर लोगों से बात करते हैं तो वो जहां एक तरफ सारी पार्टियों से नाला नजर आते हैं, वहां कुछ पार्टियों से उन्हें फिर से हमदर्दियां भी हो रही हैं। तो अब मैं ये नहीं कह रही कि जैसे कि 2008 के इलेक्शन के बाद 2013 के इलेक्शन में हमने देखा कि ना MMA वाला वो सिलसिला रहा और ना ही जो कौम परस्त थे वो आ सके, एकदम से तब्दीली आ गई। तो ऐसी भी सिचुएशन नहीं है कि तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर, मैंने पहले भी कहा था एक प्रोग्राम में कि खत्म होती नजर नहीं आ रही, उसका भी अभी बहुत होल्ड है। बहुत सारे लोग तहरीक इंसाफ को, खान साहब को, खास तौर पर खान साहब के मतवाले अभी भी बहुत ज्यादा हैं। अच्छा फरजाना, अभी जरा शाइस्ता को लाहौर के ब्यूरो चीफ अनवार हाशमी की जानिब जाना है, लेकिन मुझे आपसे एक छोटा सा सवाल करना है। जरा मुत्तहिदा मजलिस अमल के हवाले से बता दीजिएगा, क्योंकि आज वो जलसा भी कर रही है पेशावर में। जमात इस्लामी और JUI फे साथ साथ बैठे हैं। ये वही JUI फे है जो 5 साल अपोजिशन में रही है और ये वही जमात इस्लामी है जो 5 साल हुकूमत में रही है। तो अब ये जो एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो जमात इस्लामी क्या बताएगी और JUI फे क्या बनाएगी? यही तो वो बुनियादी सवाल है जो कि अवाम उनसे करते नजर आते हैं और हम एज ए जर्नलिस्ट भी उनसे करते नजर आते हैं। ख़ुसूसन जमात इस्लामी इस मामले में बहुत कमजोर भी करता है, क्योंकि वो मुसलसल करप्शन के खिलाफ एक मुहिम चलाती आ रही है और अब आके वो JUI के साथ इकट्ठा हो गए। और दूसरा एक अहम पॉइंट फाटा के मर्जर का था। दोनों पार्टियां आप देखें बिल्कुल मुख्तलिफ एंगल पर रही हैं और अभी भी हैं, लेकिन फिर भी जाहिर है तख्ते पिशावर हासिल करने के लिए और फिर ओवरऑल आई डोंट नो कि मुल्की लेवल पर वो कितनी सीटें हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इतनी खास पोजीशन में नहीं है। लेकिन बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा में वो अगर इत्तेहाद सही मायनों में मुत्तहिद हो जाए, क्योंकि अभी तक तो उनकी टिकटों का सही फैसला भी नहीं हो रहा, लेकिन बहरहाल आपको पता है कि एक मजहबी रुझान खैबर पख्तूनख्वा में है और उनका वोट बैंक भी है और वो मुख्तलिफ पॉकेट्स में भी है। अब खान साहब ने बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी चली तो है, लेकिन क्या वो अपनी हिकमत अमली से JUI का वोट जनूबी इस्लाम में तोड़ पाते हैं या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन बहरहाल जनूबी इस्लाम में आप देखें, ऊपर कोहिस्तान शांगला में देखें, पिशावर में मुख्तलिफ जगहों पर देखें तो MMA की एक पोजीशन तो है। और अगर 2013 का आप इलेक्शन का रिजल्ट देखें तो जमात और JUI ने अलग-अलग बहुत अच्छे वोट लिए। अब कंबाइन होके उन वोटों को अगर हम देखें तो उनकी पोजीशन तो सही लगती है, अच्छी खासी सीटें वो ले लेंगे, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर उन्हें ANP, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट जरूर करनी पड़ेगी। ठीक है, फरजाना हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अगर ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं तो उनसे सवाल करना चाहूंगी। तारिक चौधरी साहब, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं, जो उम्मीदवार हैं वो अपने हल्के में जा रहे हैं और लोगों से मिलना चाह रहे हैं, तो उनकी तरफ से जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है, जिस तरह से कि आज शाहिद खाकान अब्बासी गए तो काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया गया, और जिस तरह से नून लीग का एक नैरेटिव है कि वोट को इज्जत दो। अब वोटर्स ये कहते हैं कि वोटर को इज्जत दो और कहते हैं कि पहले काम करके दिखाया जाए, उसके बाद वोट कास्ट किया जाएगा। इसको आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह का रिएक्शन सामने आ रहा है? देखिए, तकरीबन तमाम सियासी जमातों को अपने कारकुनों की जानब से भी रिएक्शन का सामना है और वोटर की तरफ से भी सामना है। बस आज जब शाहिद खाकान अब्बासी कोटा में आज से पहर गए तो वहाँ कुछ लोगों ने उनके खिलाफ एहतजाज भी किया और उनसे हल्के में तवज्जो न देने की बात भी की। इसी तरह कल जब सिकंदर हयात बोसन जब मुल्तान गए अपने हल्के में तो वहाँ भी उनको रिएक्शन का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो 2-3 दफा गुज़श्ता सालों में पार्टी तब्दील कर चुके हैं। तो ये एक ऐसा रवैया है। मसलन आज मुल्तान में भी खवातीन की जानिब से ऐसे मज़ाहरे बहुत कम देखने में आते हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी के घर के सामने बड़ा शदीद एहतजाज हुआ, बल्कि खवातीन के आपस में डंडे भी चले जो एहतजाज कर रही थी कि टिकटों की तकसीम जो रिजर्व सीटों की है वो मुनासिब तरीके से नहीं की गई। इसी तरह एक तरफ जो है वो रिएक्शन भी है और दूसरी तरफ जो है पार्टियों ने अपने अपने इंतखाबी जलसे शुरू कर दिए हैं। अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूं तो आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने 2 जलसे किए हैं, चौधरी निसार अली खान साहब ने बहुत कामयाब जलसा किया है, इमरान खान जो है वो शायद आपने चौधरी निसार की बात की है। चौधरी निसार ने अभी 2 रोज पहले जो जलसा किया था उसमें कुछ ऐसा लग रहा था शायद मुफाहमत हो गई है मियां साहब के साथ, जरा धीमा लहजा था। आज एक बार फिर गर्जे बरसे हैं, लग रहा है फिर लड़ाई हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उनका लहजा बहुत धीमा था, लेकिन कल शाम जब उनका पहला जलसा था तो उसमें उनका रवैया खासा जो था वो जहराना था। और उसके साथ साथ बिल्कुल उसी टाइम पे एक डेवलपमेंट ये हुई थी
कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया कि वो जो 2 हल्के जहां से चौधरी निसार इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको ओपन किया जाता रहा, कर दिया गया था। लेकिन 24 घंटे गुजरने से पहले आज शाम ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई कि मुस्लिम लीग ने वो हल्के ओपन करने की बजाय उन दोनों हल्कों से कौमी और सूबाई के लिए अपने बाकायदा टिकट होल्डरों का ऐलान कर दिया। तो इसका मतलब ये था कि वो जो बातें चल रही थी और ये कहा जा रहा था कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ के बयानियों को एक्सेप्ट करेंगे और निसार अली खां के बारे में कोई नर्म रवैया होगा, हल्का ओपन हो जाएगा, वो नहीं हुआ। आज बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून और निसार अली खान आमने सामने आ गए हैं। अगरचे आज के जलसे में जो निसार अली खान साहब की तकरीर थी उसका ज्यादा निशाना जो था पीटीआई के जो उनके मुखालिफ कैंडिडेट हैं गुलाम सरवर खान वो थे, लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। दूसरी इसके अलावा बिल्कुल उन्होंने ये भी कहा कि कोई इस हल्के से जीत कर दिखाए चौधरी निसार साहब ने। बहरहाल हमारे साथ ही मौजूद रहेगा तारिक चौधरी साहब, इसके अलावा लाहौर से ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद होंगे अनवार हाशमी, फरजाना मौजूद होंगी और सीनियर बुरहान मुर्तजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। आज के साथ रहिए। वेलकम बैक। बात हो रही है इंतखाबी सियासत की और हम देख रहे हैं कि इंतखाबी माहौल जो है उस वक्त काफ़ी गर्म है पाकिस्तान के तुलो अर्ज में। एक बार फिर कराची का रुख कर लेंगे। रफत सईद ब्यूरो चीफ कराची हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पहले भी उनसे सवाल किया था, कराची और हैदराबाद की सियासी सूरत हाल हमने मालूम की थी, अब सिंध की मजमूई सूरत हाल के हवाले से उनसे बात करेंगे। तो रफत अब ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी जब जब सिंध में इख्तिदार में आती है तो नारा वो रोटी कपड़ा और मकान का लगाती है, लेकिन उसके मुखालफिन कहते हैं कि वोट हमेशा वो शहादत के नाम पे मांगती है। ये 2018 का जो इलेक्शन है ये कुछ काम की बुनियाद पर जो है वो लड़ने जा रही है पीपल्स पार्टी, या एक बार फिर वही शहीदों का नाम होगा, वही शहादत की बात होगी और वही एक हमदर्दी का वोट लिया जाएगा? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, बात आपने दुरुस्त कही कि पहले मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नाम पर वोट था, लेकिन इस मर्तबा पीपल्स पार्टी ये कहती है कि उसने कराची शहर में काम किया है, सिंध में काम किया है, लेकिन उनकी इस पोल और फैल में। अच्छा, वैसे एक मिनट आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, जब आप ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी कहती है सिंध में काम किया है, तो फिर ख्वाजा इज़हारुल हसन की वो तकरीर याद आ जाती है सिंध असेंबली वाली कि एक यूसी लाड़काना की मॉडल बता दो। मैं वही कहने जा रहा हूं कि बात तो वो करते हैं काम की, लेकिन अमल ऐसा नहीं है। आप कराची के बाद सड़कें, नुमाया सड़कों को जरूर बनाया गया है, जिसकी वजह से वो उसे कहते हैं कि कराची में डेवलपमेंट का काम किया है, लेकिन अंदरून सिंध की सूरत हाल को देखें। और मैं एक मिसाल और दे दूंगा कि बाबा पीट आइलैंड जो है कराची का, वहाँ की सूरत हाल देखें। हमेशा पीपल्स पार्टी का MNA वहाँ से मुंतखब होता रहा है, लेकिन वहाँ की सूरत हाल इंतहाई खराब है। लोग जिस हाल में जिंदगी बसर कर रहे हैं वो शिकवा करते हैं कि उनका जो रुकन मुंतखब होने के बाद लोग या तो डिफेंस से क्लिफ्टन शिफ्ट हो जाते हैं, उनके दरमियान नहीं रहते। तो ये बड़ी वाज़ेह मिसाल तो इस कराची शहर की मौजूद है। हैदराबाद की सूरत कमोबेश यही है। MQM भी ये दावा करती रही है कि उसने बड़ा काम किया है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि काम के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन सबने अपना काम किया है, अवाम के लिए किसी ने काम नहीं किया। लेकिन रफत आपको इंटरप्ट करूंगी कि अब तो शहबाज शरीफ भी आ रहे हैं कल कराची, और उन्होंने भी कहा है कि अब वो कराची के लोगों के लिए काम करेंगे और यहाँ के दौरे करेंगे। देखिए, शहबाज शरीफ साहब पहले अपने सूबे को तो संभालने, बात है कि उन्होंने लाहौर में जरूर काम किया है, लेकिन अगर लाहौर से अगर आप बाहर निकल जाएं तो पिंडी में भी आपको काम नजर आएगा, लेकिन जो अतराफ के इलाके हैं वहाँ ऐसी सूरत हाल नहीं है। इससे पहले वो वहाँ तवज्जो दे लें तो ज्यादा बेहतर है। कराची में यकीनन मुस्लिम लीग नून जो है कोशिश कर रही है कि वो एग्जिस्ट करे। बाद वो पॉकेट जहाँ पर के पंजाबी बोलने वाले, पश्तो बोलने वाले लोग आबाद हैं, वहाँ से वो एक सीट निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो ये कह सकें कि मुस्लिम लीग यहाँ मौजूद है। उनकी मदद इसलिए भी इस हवाले से हो जाती है कि बल्दियाती जो इंतखाबात हुए थे उसमें जो उनका चेयरमैन है उसे मुंतखब हुआ है, तो उनका खासी तादाद में काउंसलर भी हैं, तो वो समझते हैं कि उन इलाकों में कराची वेस्ट का इलाका है कि वहाँ मुस्लिम लीग नून असर नफूज रखती है, और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से एक सीट यहाँ 1 या 2 सीटें हासिल कर ली जाएं। ठीक है, तो रिफत हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमारे साथ मौजूद रहेगा ब्यूरो चीफ लाहौर, हमारे साथ मौजूद है अनवार हाशमी, उनसे बात करेंगे। अनवार, बताइएगा कि अगर हम जुनूबी पंजाब की बात करें तो वहाँ पर लाहौर से और नून लीग को बड़ा धचका मिला है, और ख़ास तौर पर ज़ईम कादरी साहब बागी हुए, चौधरी निसार साहब भी बागी हो गए और उन्होंने भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। अब मुकाबला किसके दरमियान होगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तो अब तक उम्मीदवारों का ऐलान भी नहीं किया गया है। देखिए, अभी भी मजमूई तौर पे जो उम्मीदवारों को जिस तरह अनाउंस किया गया है तो उनकी अगर तादाद देखी जाए तो जो बड़े शहर हैं, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा और इस तरह के जितने शहर हैं, इनकी मजमूई तादाद नशिस्तों की बहुत ज़्यादा बनती है।
तो यहाँ पे कोई ऐसी बड़ा धड़ा या बगावत जो है वो सामने नहीं आई। ज़हीम कादरी तो बिल्कुल पहले ही सारी जितना भी उनका कैरियर है वो एक सूबाई असम्बली के एक नशिस्त या सूबाई वजीर की हद तक महदूद रहे हैं। और हालांकि चौधरी आप कह रहे हैं इलेक्टेबल्स ने नून लीग नहीं छोड़ी अभी तक? जी बिल्कुल, इन धड़ों के पास कोई ऐसी वो ग्रुप नहीं है जिनसे मुस्लिम लीग को नुकसान पहुंचे। सबसे बड़ा धड़ा वही है जो कि जनूबी पंजाब से अब तक सामने आया है। तो सेंट्रल पंजाब और इर्द गिर्द के तमाम इलाकों में नून लीग उसी तरह अभी तक जो है वो स्टेबल है। यकीनन चलिए, ये बड़ी अहम बात आपने हमारे नाज़रीन को बताई है कि मुस्लिम लीग नून अभी तक जो है वो पंजाब में स्टेबल है। जरा ये बताइएगा, बड़े लोग सवाल कर रहे हैं, खासतौर पर सोशल मीडिया पर ये सवाल बहुत किया जा रहा है कि ये रातों रात अचानक से लोगों का ज़मीर कैसे जाग जाता है। ज़हीम कादरी की अगर हम बात कर लें, कुछ अरसे पहले तक वोट को इज्जत दो की इस तरीके से प्रचार कर रहे थे जैसे लग रहा था कि मियां नवाज शरीफ के जो हैं वो काफिले के सिपाही सालार हैं वो। और इसी तरीके से अगर हम बात करें चौधरी अब्दुल गफूर की, वो भी ऐसी बातें किया करते थे। ये अचानक से रातों रात क्या हो जाता है कि ज़मीर जागता है और फिर इस हद तक तनकीद होती है कि कहा जाता है कि मैं नौकर नहीं हूं, मैं चाकर नहीं हूं? देखें, हाँ, ये अब चूंकि मीडिया बहुत तेज हो गया है, कवरेज बहुत बर वक्त पहुंच जाती है, तो ये तहफ़्फ़ुज़ात बड़ी तेजी से चौधरी गफूर या ज़हीम कादरी जैसे जो रहनुमा होते हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ात फौरी मीडिया पे पहुंच जाते हैं और लगता है कि इनका ज़मीर जाग गया है। अदरवाइज माजी में भी जिसको टिकट नहीं मिलता था वो भी यकीनन अपनी सतह पर, इलाके की सतह पर बगावत जरूर करते थे और पार्टी पे मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगाते थे। यकीनन अभी तक यही तवक्को की जा रही है, जिस तरह इलेक्शन का प्रोसेस हो रहा है, इलेक्शन कमीशन अपना प्रोसेस मुकम्मल करता जा रहा है, आंख मचोली होती रहती है। जैसे आप बता रहे थे कि हलकों में जाते हैं तो वोटर जो है वो सामने आ जाते हैं उनके और उनसे जवाब मांगना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा शऊर आया है मीडिया के जरिए कि लोग आप बड़े बड़े वडेरों से भी पूछ सकते हैं कि आप 5 साल कहाँ थे। लेकिन इसके बावजूद तवक्को रखनी चाहिए कि इलेक्शन का अमल जो है एक जमहूरी अमल वो मुकम्मल होगा। ये तो आपने बात सही कही कि जमहूरी अमल जो है वो तसलसल के साथ चलना चाहिए। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा और चाहूंगा कि जल्द से जल्द इसका जवाब दीजिएगा। तमाम पार्टीज ने अब अपनी पॉलिटिकल कैंपेन का आगाज कर दिया है। आज हमने नून लीग की जानिब से भी देखा, साबिक वजीर आजम ने जो है वो इंतखाबी कैंपेन का आगाज किया, लेकिन वही अहम बात आ जाती है सामने कि मरियम नवाज साहबा या नवाज शरीफ साहब कब इंतखाबी कैंपेन का आगाज करेंगे? आया करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर शहबाज शरीफ ही लीड करेंगे पंजाब में? शहबाज शरीफ तो आपके इल्म में है कि कल से वो कराची से अपनी मुहिम का आगाज कर रहे हैं, क्योंकि वो एक पार्टी के अब सदर हैं, वो एक सूबाई रहनुमा नहीं रहे, तो यकीनन वो तसव्वुर देना चाहते हैं सिंध में जाके, बलूचिस्तान में जाके कि वो कौमी सतह की पार्टी को लीड कर रहे हैं। वो तो यकीनन कैंपेन का आगाज करेंगे। मरियम नवाज बहुत तेजी से कैंपेन कर रही थी, लेकिन वालदा की बीमारी की वजह से यकीनन अब उनके पास ये जो है एक उज़र मौजूद है कि वो वालदा को वेंटिलेटर पे छोड़ के नहीं आ सकती। लेकिन अगर उनकी वालदा सेहतयाब हो जाती हैं, होश में आ जाती हैं, तो यकीनन वो हल्का NA 125 में उसी तरह भरपूर अंदाज में आके अपनी कैंपेन करेंगी, जहां उनका मुकाबला PTI की यास्मीन राशिद से है, जिनका मुकाबला NA 120 में उनकी वालदा कलसूम नवाज से था। और कलसूम नवाज जो है वो अस्पताल में मौजूद थी, लेकिन वो इलेक्शन जीत गई थी, तो यकीनन उस बीमारी की वजह से अदरवाइज वो इंतजार में हैं कि वो आए और लाहौर में और पंजाब में कैंपेन को आगाज करें। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद रहेंगे और इस मौजू पर मजीद भी गुफ्तगू होगी। यहाँ पर वक्त हो गया। वेलकम बैक। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले हम रुख करेंगे इस्लामाबाद का। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर वकील हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, पहले बात हो रही थी, आपसे गुफ्तगू हो रही थी फाटा के मौजू पर, तो आपसे ये जानना चाहूँगी क्योंकि आप खुद भी पटिशनर हैं, तो आइनी और कानूनी तौर पर क्या पेचीदगियाँ हैं और आइनी पहलू है क्या इसका? आखिर अब तो वक्त दे दिया गया है, 1 महीना बाकी है आम इंतखाबात में, तो कोई इसका हल निकल सकता है? मैं काउंसिल हूँ, एक तस्दीक कर दूं, मैं काउंसिल हूँ पिटिशनर्स का। ठीक है। उसमें देखिए हल तो निकल सकता है। इन्होंने अपना पेपर वर्क तो किया होगा, डिलिमिटेशन के हवाले से भी पेपर वर्क हुआ होगा, कुछ ना कुछ जो है ना वो आबादी का भी, सेंसस का भी जो है ना वो उस हवाले से भी इनके पास कुछ वो डाटा मौजूद होगा। तो अगर विल हो तो मेरा ख्याल है इलेक्शन हो सकता है इस पे भी, और यही बेहतर होगा कि इसको भी साथ ही करवा दिया जाए। भले अगर कोई कमी खामी रह गई पूरे मुल्क में, सब जब इलेक्शन हो भी तो वक्त इतना है कि तमाम प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया जाए और इलेक्शन करवा दिया जाए। मेरा ख्याल 1 आध हफ्ते या दिन के बाद जो है ना ये बात मुमकिन है। अच्छा। अगर इसको तो थोड़ा सा जो है इलेक्शन कमीशन की उसकी पार्ट पे जो है ना वो कर लिया जाए
तो ऐसी वजह नहीं है कि इलेक्शन न करवाई जा सके। आजकल तो देखिए कंप्यूटर का जमाना है, नेट पे सारे नक्शे अवेलेबल है, और अगर कोई डिलिमिटेशन का मामला है, डिलिमिटेशन ये चंद दिन में थोड़ी जो है ये ठीक है। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तजा साहब, आपने ये बड़ी अहम बात बताई है कि अगर पॉलिटिकल विल हो तो सब कुछ हो सकता है, और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चाहे तो 1 माह के अंदर अंदर मसला हल हो सकता है। वक्त पर फाटा के अंदर भी सूबाई असेंबली के इंतखाबात हो सकते हैं। बहरहाल मुल्क भर में जो इस वक्त इंतखाबी फिजा बनी हुई है, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। अब जरा पेशावर का रुख कर लेंगे और शॉर्टली फरजाना आपसे ये जानना चाहेंगे, बात बहुत हो चुकी है, आपसे मुख्तलिफ हमने सवालात किए थे, जरा इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा। तहरीक इंसाफ ने 5 साल तक जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा में किया है, जिस तरीके से दावे हैं, स्कूल्स बनाए, अस्पताल बनाए, पुलिस का निज़ाम सही किया, ये बताइएगा कितनी हकीकत है, कितना फसाना है? ये जितनी दावे किए जा रहे हैं स्कूल बनाने के, अस्पताल बनाने के, ये जमीनों पे बने हैं या फ़कत कागजों में बने हैं? फेसबुक पर ज्यादा बने हैं जी। अच्छा। बहरहाल सोशल मीडिया के अपने कमालात होते हैं, लेकिन असल में आबिद मैं आपको एक बात बताऊं, जो हुकूमतें होती हैं उसमें बहुत सारी चीजें ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, और वो जरूरी नहीं है कि एक हुकूमत में कंप्लीट हो जाए, वो दूसरे में भी चलते ही रहते हैं। आपने बात की कि कौन सा ज्यादा हकीकत है या हकीकत है, तो मैं कहूंगी कि पुलिस की अगर रिफॉर्म्स की बात करें और पुलिस को बेहतर बनाने की बात करें तो उसमें कोई शक नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के लिए बहुत सारा काम किया गया है। और पुलिस इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में है। कुछ मॉडल थाने भी बनाए गए हैं, विमेन पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं, बहुत अच्छे ट्रेनिंग सेंटर्स भी बनाए गए हैं। एक्सेस जो है थी एक थाने तक आम आदमी की, वो यानी फरजाना की पुलिस में रिफॉर्म्स तो किए गए हैं, लेकिन बाकी जो काम है वो उसी तरह से हमारे साथ आप उसे भी जीरो से जरब नहीं दे सकते। मैं असल में ये कह रही थी कि पुलिस नंबर 1 पोजीशन पे है। हाँ। फिर अगर आप हेल्थ को देखें तो उसमें 15 प्रोजेक्ट जो आप लोगों को दिखाए गए हैं पूरे पाकिस्तान को भी और दुनिया को, उसमें 2 प्रोजेक्ट सिर्फ 3 प्रोजेक्ट इनफैक्ट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो अभी गुजरी है PTI के उनके थे, बाकी और 2010 के जो प्रोजेक्ट थे और एक प्रोजेक्ट तो 2005 का भी था, तो वो आके इधर कंप्लीट हुए हैं, तो वो भी 15 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए। तो इसी तरह चीजें जो हैं वो एजुकेशन में भी हैं। अब एजुकेशन में बहुत खूबसूरत काम तहरीक इंसाफ ने ये किया है कि इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग यूनिट बनाया है। ये एक ऐसी चीज है IMU जिससे कि गोश्त स्कूल और गोश्त असातिज़ा का खात्मा हुआ है। तो इसलिए मैं ये कह बहुत अच्छा काम हुआ भी है कुछ जगहों पर, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि सारी दुनिया बदल गई है। आप BRT का प्रोजेक्ट पूरा पेशावर उखड़ा हुआ है, तो कुछ चीजें अच्छी हुई हैं और कुछ को मजीद अच्छा होना चाहिए था। ठीक है, यानी काम तो हुआ है। बहरहाल हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी भी मौजूद हैं। तारिक चौधरी साहब, आखिर में आपसे पूछना चाहूंगी कि हल्का बंदियों पर बहुत सवाल उठाए जा रहे थे और बहुत एतराज़ात भी थे सियासी जमातों को। आप क्या समझते हैं जो रिजल्ट आएंगे इस इंतखाबात के, एक्सेप्टेबल होंगे सबको? देखिए जी, वो तो फिर सबको एक्सेप्टेबल होने चाहिए, इसलिए कि एक तो इलेक्शन रिफॉर्म्स थी वो सब सियासी जमातों ने इत्तफाक राय से की थी और सब पर उसके दस्तखत हैं, सिवाय ओवरसीज पाकिस्तानियों के मामले के PTI ने भी इस पर इत्तफाक राय किया था, तो वो सारी सबकी मददें हुई हैं। फिर जो हल्का बंदियों का मामला है उसको बहुत लंबे तरीके से चलें। तारिक चौधरी साहब, चूंकि वक्त की तंगी है, बहरहाल कोशिश करेंगे कि फिर आपसे मजीद इस सिलसिले में तफसीली बात करें। आपका भी बहुत शुक्रिया। राशमी हमारे साथ मौजूद थे। अनवार, आपका भी बहुत शुक्रिया। फरजाना अली पेशावर से हमें मुसलसल आगाह कर रही थी। फरजाना, आपका शुक्रिया। कराची की सूरत हाल और सिंध की मजमूई सियासत के हवाले से तजिया दे रहे थे रफ़त सईद, जो ब्यूरो चीफ कराची हैं। रफ़त, आपका भी बहुत शुक्रिया। और फाटा के मामले पर सीनियर वकील कामरान मुर्तज़ा हमारे साथ थे। कामरान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया।